तो कैसे हैं आप सभी। आज पढ़ेंगे हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, आज इसमें हम लॉन्ग वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं। मानव भूगोल प्राकृतिक एवं एक विषय क्षेत्र, तो इसमें हमारा मानव प्रकृति मानवीकरण नवीकरण, ठीक है, ये सब है। प्राकृतिक नवीकरण वगैरह ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि शुरू में पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चैप्टर को थोड़ा इजी बनाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, दिमाग में आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, विश्व की जनसंख्या यानी कि हम बात करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड को लेके। ठीक है, एक हमारी जो सेकंड बुक है वो है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, तो वो सिर्फ भारत के ऊपर है। तो उसके अंदर भी ये सब पढ़ने को मिलेगा हमारे को, दोनों इक्वली होता है। अगर आप इसे सही से समझ लेंगे तो आपको जो दूसरी बुक है उसको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो विश्व की जनसंख्या वितरण, वितरण मतलब कि किस प्रकार जो हमारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। ठीक है, वितरण मतलब कि समझो जैसे कि एशिया, एशिया क्या बताया जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इसमें जो अपने दो देश है चीन और इंडिया, इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। और इसी के अपोजिट आप अगर देखोगे अमेरिका, तो वहाँ पे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो यही होता है जनसंख्या वितरण, कहीं आबादी ज़्यादा है, कहीं आबादी कम है, कहीं तो कुछ लोग हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या वितरण। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं वह जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे दिल्ली की सबसे घनी आबादी है, ठीक है, वहाँ का जो देखने में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे पास पास घर बने हुए 1 किलोमीटर के अंदर बहुत लोग रहते हैं। और मुंबई के स्लम बात करें तो धारावी जो वहाँ की स्लम बस्ती है, उसमें भी देखने को मिलेगा वहाँ की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पे घर, वहाँ तो गलियाँ भी इतनी पतली पतली हैं कि 2 कदम रखो तो गलियाँ ख़त्म, इतनी पतली होती हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, ये हमारी जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर दोनों ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अगर ज़्यादा अधिक जनसंख्या आ रही है, मतलब कि 1 साल के अंतर्गत अगर 1000 शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 1000 शिशु आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, जनसंख्या हमारी वृद्धि में जा रही है, पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व यानी धनात्मक वृद्धि बोलते हैं सब, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अगर जनसंख्या में हमारे ऋणात्मक वृद्धि आ रही है, जैसे कि 1 साल के अंतर्गत हमारे कि 1000 के बजाय 300-400 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि होगी। ठीक है, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों कहलाई जाती है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जो हमारा पहला टॉपिक है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि चीन जो है इसमें दिखाया जा रहा है कि 127.76 ये यहाँ की जनसंख्या बताई जा रही है। भारत की उससे ज़्यादा, उससे कम है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो और जितने भी देश हैं उन सबकी कम पे कम होती जा रही है। क्या होगा, इनका एक प्रारूप है जनसंख्या वितरण का, जैसे मैंने पहले बता दिया कि जनसंख्या कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, वो चीज़ है। अब तो अपनी इंडिया सबसे आगे है, नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व वही जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। इसमें बताया गया कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की क्षमता होती है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता भी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कारण है। अगर जहाँ पे जल अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। अगर मान लो कि वहाँ अगर पीने का पानी नहीं है, वहाँ पानी अगर तुम्हारा एकदम कम मात्रा में आता है, तो वहाँ जनसंख्या रहेगी क्यों, मतलब कि वहाँ लोग रहेंगे क्यों। यही हम अगर राजस्थान की बात करते हैं और रेगिस्तानी एरिया, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है, और यूपी की अधिक देखने को मिलती है, जबकि राजस्थान यूपी से बड़ा देश है, वो सॉरी राज्य है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थानी है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कम है अकॉर्डिंग टू यूपी। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में क्या है, वहाँ पे खान पीन जो बोलते हैं खेती उपजाऊ वगैरह, जल अधिक है, इस चक्कर में वहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, कि और दिल्ली जो अपनी बसी हुई यमुना नदी के किनारे बसी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी है। फिर आता है भू आकृति। भू आकृति की लोग ज़्यादातर समतल मैदानों में पाए जाते हैं।
ठीक है। समतल मैदान जैसे मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, मंद ढाल है। जैसे उसी के अकॉर्डिंग बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोग आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितना कि उत्तर प्रदेश में। क्यों? वहाँ पे समतल मैदान है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपकी खेती हो सकती है, परिवहन संचार हो सकता है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा समतल मैदानों में मिलते हैं। तो ये हो गया आपका भू आकृति। अब आता है जलवायु। तो जलवायु क्या हो गया कि ना ज़्यादातर लोग अधिक गर्म जलवायु में पाए जाएंगे और ना ही ज़्यादा अधिक ठंडी में। अगर रशिया की बात करें, रशिया सबसे बड़ा देश आता है एशिया में, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कम है अकॉर्डिंग टू भारत, जबकि भारत उसका 1/3 होगा, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्यों? यहाँ पे क्या है, जो जलवायु है समान है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, इसीलिए लोग सुविधाजनक जलवायु के अंतर्गत रहना पसंद करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जलवायु भी प्रभावित करती है जनसंख्या के अधिक होने में। अब आती मृदाएं। तो उपजाऊ मृदाएं, ठीक है, जहाँ पे उपजाऊ मृदाएं पाई जाएंगी। जैसे रेगिस्तान में तो आप खेती कर नहीं सकते हो, ठीक है। यही बात बता रहे थे कि आपको जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे आपकी मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। और आपकी पंजाब की बात की जाए, पंजाब में पानी मिट्टी वगैरह सब अच्छा मिलता है, ठीक है। मृदाएं भी बहुत बड़ा एक रीज़न हो जाता है लोगों को अधिक निवास करवाने के लिए, ठीक है। ये आपका क्या आता है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक होते हैं जो प्राकृतिक से जुड़े होते हैं, जैसे जल आ गया, जलवायु आ गया, भू आकृति आ गया और मृदाएं आ गया। अब आते हैं आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक क्या हो गया आपका, खनिज कारक, ठीक है। आर्थिक कारक में खनिज हो गया। खनिज जहाँ पे अधिक मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरबिया वगैरह तेल के खाने वहाँ पे हैं, अपने बोकारो उड़ीसा वगैरह में आ गए, यहाँ पे तो आपको कोयले की खदानें मिलती है, तो यहाँ भी लोग पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उनको जनसंख्या आपका रोज़गार वगैरह अच्छा मिलता है, इसलिए क्या होता है, आर्थिक कारक में खनिज भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आता है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या बताया गया कि नगरीकरण में आप में जो लोग ज़्यादातर गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, नगरों में अच्छी सुविधा है अकॉर्डिंग टू गांव के, क्योंकि यहाँ पे क्या पास में हॉस्पिटल मिल जाते हैं, स्कूल मिल जाते हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं। लोग क्या होता है, गांव से शहरों की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि गांव में आपको ये सुविधाएं इतनी आसानी रूप से नहीं मिल जाता। तो अधिक नगरीकरण के कारण भी नगरों में जनसंख्या अधिक होती जाती है। दिल्ली और मुंबई एक बहुत ही घनी आबादी वाले आपके नगर हैं, ठीक है। अब आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है कि आपकी ज़्यादातर जहाँ पे उद्योग हो, यानी कि जैसे आपका हरियाणा अपना इंडिया में ही है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया अगर वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, ठीक है, तो इन सब में क्या है, तो यहाँ पे ज़्यादातर औद्योगिकरण अधिक है, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर दिल्ली में कल को यहाँ पे आपका रोज़गार होता ही नहीं है, तो यहाँ लोग रहेंगे क्यों? अगर कमाने को जरिया नहीं रहेगा तो खाएंगे कैसे? तो औद्योगिकरण भी बहुत मायने रखता है जनसंख्या बढ़ाने के बसावट पे, ठीक है। तो जनसंख्या प्रभावित सबसे करने वाले कारकों में भी एक औद्योगिकरण भी आता है। अब आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। सामाजिक कार्य क्या होता है, कुछ स्थान जो होते हैं धार्मिक स्थल वगैरह जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे लोग अधिक ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आपका जैसे सामाजिक में क्या होता है कि समाज के लेवल पे बात करें, अगर आप बिहार से हो, ठीक है, अगर आप बिहार से हो और आपके बीच में 10 यूपी के लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आप 9 लोग बिहार के हैं और 1 लोग यूपी का, तो यूपी वाला कंफर्टेबल नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ है कि ज़्यादातर क्या होता है, समाज कारक भी होते हैं जो लोगों को जनसंख्या प्रभावित करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बताया था कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही देने जाता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया आपका जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय क्षेत्र में समय किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। मतलब कि एक अवधि है 2015 से लेकर 2020 में, अगर जनसंख्या में जो बदलाव आता है वो जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक जाएगा और घट रहा है तो ऋणात्मक जाएगा, ठीक है। ये आपको होता है जनसंख्या वृद्धि। अब आपका कारक आता है प्रवास, ठीक है। प्रवास की बात करें तो जन्म और मृत्यु का अतिरिक्त एक घटक है जिससे जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है, ठीक है। ये लोग क्या उद्गम स्थान गंतव्य स्थान, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब जैसे कल को मान लो कि गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, तो क्या होगा, शहर की जो जनसंख्या है वहाँ बढ़ जाएगी, वो परिवर्तन देखने को मिलेगा कि हाँ पहले जनसंख्या इतनी थी अब इतनी हो गई है, ठीक है। अब लोग यहाँ से इंडिया से आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, वहाँ पे रहने के लिए, कमाने के लिए, तो वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है,
ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इंडिया की कम हो जाएगी तो यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि देखी जाएगी, और जहाँ गए तो वहाँ पे क्या देखी जाएगी, धनात्मक वृद्धि जाएगी, ठीक है। प्रवास और उत्प्रवास, अप्रवास और उत्प्रवास क्या बताया गया इसमें, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे कि हम इंडिया से अगर कनाडा की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, वो अप्रवासी। और उत्प्रवासी जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, अब इंडिया से कनाडा चले गए तो वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रवासी, ठीक है। और आपको आता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, कि प्रवास अगर आखिर लोग करते क्यों हैं, ठीक है। तो उसमें आपके दो कारक आते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं कि जो लोगों को एक स्थान को छुड़वाने पे मजबूर कर दें, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो XYZ, तो वहाँ पे क्या आपको बेरोज़गारी देखने को मिलती है, रहन सहन अच्छी नहीं है वहाँ पे, मतलब कि आपको खान पान टाइम पे नहीं मिल पा रहा, पानी वगैरह सही से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जलवायु ठीक नहीं है वहाँ की, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, ठीक है वहाँ पे। और महामारियाँ जैसे विपदाएँ आ जा रही हैं, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, या फिर राजनीतिक कुछ भी उपद्रव हो रहा है, तो ये सब क्या रीज़न होता है। प्रतिकर्ष कारक में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, मतलब नेगेटिव ही रखनी है कि इसकी वजह से लोग यहाँ नहीं रह पाते हैं। जैसे अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना, चिकित्सा नहीं होना, शिक्षा नहीं होना, ये सब बहुत रीज़न आते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक में। अब बात करेंगे अपकर्ष कारक, ठीक इसी का अपोजिट अपकर्ष कारक होता है। अपकर्ष कारक क्या होगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल नगर, नगर क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं लोगों को गांव की तरफ से, कि हाँ मैं आपको रोज़गार भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कि हाँ मैं हमारे यहाँ पे आपको शिक्षा ही मिल रही है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर लोगों को सुख सुविधा मिलती है, वो क्या होते हैं, अपकर्ष कारक होते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, इसमें आपको कुछ नहीं देखने की चीज़ें हैं, ठीक है। और जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, की अगर हमारे इंडिया से लोग छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जनसंख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ऋणात्मक में चली जाएगी। और जहाँ दूसरी जगह गए हैं, कनाडा मान लो गए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो यही परिवर्तन का प्रभाव होता है, जिससे क्या होगा, प्रभाव में तुम ये लिख सकते हो कि जाने की वजह से अगर दूसरे स्थान में चले गए तो वहाँ पे तुम्हारा खान पान बढ़ जाएगा, तो खेती बाड़ी लगेगी और संसाधन वगैरह यूज होंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके जनसंख्या परिवर्तन के कारक में आएगा प्रभाव में। अगर क्वेश्चनों की बात कर लें तो यही आपका, ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ठीक है। महाद्वीप में बात करेंगे एशिया में आ जाएगा, ठीक है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, भूमध्य उत्तरी ध्रुव, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल आपका, जैसे कि इसमें दिखाया गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक वो बताया गया था कि जल, भूमि, और जो भूमि है, ठीक है, आपका आता है इसके बाद मैदानी इलाके वगैरह जो थे, ठीक है, जलवायु आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये सब प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो मैंने बताया था आपको अभी ऊपर, कि प्रतिकर्ष कारक वह होते हैं जो लोगों एक स्थान छोड़ने में मजबूर कर देते हैं, अपकर्ष जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है, नगरीय संरचना वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब आता है जनसंख्या संगठन, ठीक है। जनसंख्या संगठन, इसमें हमारे लिंगों वगैरह के बारे में पढ़ाई करेंगे कि हाँ इसमें जो पुरुष स्त्रियों की संख्या वगैरह वगैरह इसके ऊपर। तो लिंग संगठन क्या आ गया, स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश महत्वपूर्ण जनांगीय विशेषता होती है, ठीक है। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात क्या है कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात, मतलब कितने स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, या कितनी पुरुषों पर कितनी स्त्री हैं, ये सब, ठीक है। तो कुछ देशों में ये सूत्र यूज़ किया था कि 1000 प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं। पहले हमारे इंडिया में क्या था कि 1000 पुरुषों पर 989 90 मतलब 900 इतनी स्त्रियाँ हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 1000 पुरुषों पे 1024 स्त्रियाँ हो चुकी हैं, मतलब कि स्त्रियों का जो अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि कुछ देशों में कैसे यूज़ किया जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, सब जगह अलग अलग यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ, विश्व की जनसंख्या का औसत अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियाँ हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि विश्व का अगर दायरा लगा जाए तो 1000 व्यक्ति पर 990 स्त्रियाँ हैं। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लैटविया में दर्ज किया गया, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पे
1187 स्त्रियाँ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे टाइम पे पूछा गया था जब मैं 12th क्लास में था, कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसमें स्त्रियों का अनुपात जो पुरुषों के लिंग अनुपात से अधिक है, मतलब कि पुरुषों से अधिक है। तो लैटविया एक ऐसा देश है जहाँ पर 1000 पुरुषों पे 1187 स्त्रियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में ये प्रतिकूल है। मतलब कि 139 देशों में स्त्रियों की जो जनसंख्या वो ठीक ठाक है, और जबकि 72 देशों में क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे लिंग अनुपात भी निम्न है। आयु संरचना, आयु संरचना में बात करेंगे तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक ये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। मतलब बताया आयु संरचना की 15 से 59 साल के जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, और 60 साल के जो बाद की होती है वो क्या होता है, वृद्ध जनसंख्या कही जाती है। और 15 साल से जो पहले की होता है वो कौन सी आपके आती है, बाल यानी शिशु बोल सकते हैं, शिशु अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड ज़्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, विस्तृत होती जनसंख्या, तो बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के आयु लिंग पिरामिड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। ठीक है, ये पिरामिड उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, यह बांग्लादेश, मैक्सिको के पिरामिड की रचना करें तो दिखाई देता है कि बताया जा रहा है कि जो हमारी ये है 0 से 4 वर्ष की आयु है, यहाँ पे जनसंख्या आपकी अधिक दिख रही होगी पुरुषों की। ठीक है, और स्त्रियों की भी दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो स्त्रियों की यहाँ कम है। फिर 5 से 9 पे जाते हैं आयु वर्ष में, इतना धीरे 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 80 तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखता है कि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा दिखती है अकॉर्डिंग टू स्त्रियों की। ठीक है, ये अल्प विकसित है। फिर आता है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या क्या है, इसमें तुमने देखा कि 0-4 से धीरे 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 जाके बुजुर्गों को कम होती है। लेकिन स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है, घंटी के आकार का है, जो कि शीर्ष को शुंडाकार होता है। ये दर्शाता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यहाँ पे क्या है, जन्म संख्या भी एकदम देख रहे हो जी 0-4 में कि 4 और 4 बीच में दिख रही है, लड़कियों और पुरुषों की दोनों बराबर 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 चल रही है, तो जन्म और मृत्यु दर लगभग समान है। और जो ऊपर वाला था आपका ये विस्तृत होती जनसंख्या, तो नीचे आपका जन्म दर बहुत अधिक था, लेकिन मृत्यु दर धीरे 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 कम पहुँचता चला गया। फिर आता हार्समान जनसंख्या, मतलब कि नेगेटिव जाती हुई। जापान के पिरामिड का संख्या ज़्यादा शुंडाकार शेष निम्न जन और मृत्यु दर को दर्शाता है, मतलब कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, इधर बच्चे ज़्यादा उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बढ़े हम ग्रामीण नगरीय संगठन। तो जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में विभाजन, ठीक है, निवास के आधार पर होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ग्रामीण और नगरीय संगठन, तो जनसंख्या ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। क्यों? क्योंकि जो गांव के लोग हैं उनका रहन सहन अलग है, और जो शहर के लोग हैं उनका रहन सहन अलग है। ठीक है, ये विभाजन आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन, आजीविका और सामाजिक दशाओं एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ का रहन सहन अलग और यहाँ का रहन सहन अलग है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। जैसे कि बताया गया कि वहाँ पे जो आयु संरचना की, वहाँ पे जो 0 से 15 साल के वर्ष के बच्चे हैं वो अधिक मिलते हैं। ठीक है, फिर 15 से ऊपर के बाद जो बच्चे हैं वहाँ कम मिलते हैं, मतलब जो किस में आता है, कार्यशील जनसंख्या में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, कमाने के लिए शहरों की तरफ निकल चुके होते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या में संरचना देखने को अलग मिलती है। ठीक है, वहाँ निम्न हो जाती है। और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक दूसरे के देश में भिन्न होते हैं, हर देश में अलग है मापने के लिए। ठीक है, कहीं पर क्या है, ग्रामीण स्तर अच्छा है, कहीं पर नगरीय स्तर अच्छा है। भारत में तो नगरीय स्तर अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो अगर शहरों में बात करें तो वहाँ पे तुम्हारा क्या है कि जो बताया हमारा ग्रामीण और नगरीय संगठन, तो इसमें क्या है कि शहरों में स्वास्थ्य सुविधा वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे अधिक रहते हैं वगैरह हैं। ठीक है, और जो आपका ग्रामीण का बताया जाए तो ग्रामीण क्या होता है, वो अपने व्यवसाय खेती बाड़ी में लगे होते हैं, जबकि तुम्हारे शहर के जो लोग होते हैं वो किस में लगे होते हैं, अपने काम वगैरह, जैसे ऑफिस वगैरह जाना होता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो शहरों की जो लाइफ स्टाइल है, जो शहरों का मतलब कि रहन सहन है वो व्यस्त है।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोग बिजी रहते हैं, सुबह से 9 गए, 9 से 8, 9 से 8 ये सब। लेकिन गाँव में क्या होता है, जो वहाँ का डेली लाइफ है जो इतनी व्यस्त नहीं है। ठीक है। वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होता है उनका पशुचालन, कृषि होती है, जिसकी वजह से अपनी आजीविका चलाते हैं। जबकि शहरों में क्या होता है, नौकरी। ठीक है, नौकरी हो गई या अपना कोई काम हो गया, उसके द्वारा अपना काम यहाँ पे आजीविका चलाते हैं। ये क्या होता है, इन दोनों में अंतर, मतलब कि गाँव और शहरों के बीच में अंतर लिखना है कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका क्या था, थर्ड चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।